ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई मैंने आपको कहा कि एक्सपेरिमेंट लाइक इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ना एक्सप्लेन्स वेव नेचर ऑफ लाइट, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ लाइट, बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, और दूसरा अपन ने कहा था कि भाई अगर एक्सपेरिमेंट लाइक जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, ये मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था आपको, बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना effect can be explained by particle nature of light, by particle nature of light, nature of light। अब एक्चुअली अपन से कोई नहीं पूछने वाला कि बताओ लाइट में मतलब पार्टिकल कैरेक्टर होता है या वेव कैरेक्टर होता है, ये अपन से कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन होगा क्या ना, अपन से पार्टिकल और वेव नेचर कोई पूछने वाला नहीं है लाइट का, लेकिन उसमें अपन से ये जरूर पूछेंगे कि पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ लाइट में हाँ, तो अपन से कोई ये पूछने वाला नहीं है कि मतलब बताओ कौन से एक्सपेरिमेंट हैं जिनमें पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर ऑफ लाइट है, क्योंकि आप फिजिक्स में पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स करके, आप लाइट के बारे में काफी कुछ पढ़ोगे। मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि देखो लाइट में दोनों कैरेक्टर हो सकते हैं, इंटर मतलब वेव कैरेक्टर भी हो सकता है और पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। एनीथिंग विच ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ ना, उसमें पार्टिकल कैरेक्टर होता है, और एनीथिंग विच ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ बट इन फॉर्म ऑफ वेव्स, तो फिर अपन कहते हैं उसमें वेव कैरेक्टर भी होता है। और लाइट में दोनों ही कैरेक्टर होते हैं, पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है और वेव कैरेक्टर होता है, क्योंकि लाइट जो होता है जैसे अपन ने देखा वो ऐसे रेड लाइट एक बीम ऑफ लाइट होता है ना, इंफ्रारेड रेस का जो छोटा छोटा टॉर्च भी आता है, तो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं बहुत दूर तक, इसका मतलब उसमें पार्टिकल कैरेक्टर है। बट लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स, वो अपन को पता है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है जैसे अगर एक ही रूम में अपन एक लाइट ऑन करेंगे तो थोड़ा हमको रोशनी दिखेगी, अगर हम दो लाइट ऑन करेंगे एक ही रूम में तो ब्राइटनेस एकदम से बढ़ेगा। ब्राइटनेस बढ़ने का रीजन है बिकॉज उसमें वेव्स, दूसरे लाइट के भी वेव्स उसमें मर्ज हो जाएंगे, तो बड़ा वेव बनेगा। बड़ा वेव बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है हम उसमें लाइट बताएंगे कि फिर उसमें ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एक और बल्ब ऑन करेंगे उसके भी वेव्स मर्ज करेंगे तो और बड़ा बन जाएगा, तो ब्राइटनेस बढ़ जाता है। दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, वो आप पढ़ोगे फिजिक्स में। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनमें पार्टिकल कैरेक्टर होता है बिकॉज इनका मतलब होता है कि भाई अगर ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट जो है ये अपन को डिटेल में पढ़ने हैं, तो इन एक्सपेरिमेंट में अपन क्या करेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी सरफेस से हिट करके इजेक्ट करवाएंगे। इजेक्ट करवाना मतलब ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन का तो मास पड़ा हुआ है अपन ने, और अगर कोई बॉडी ऐसा है जिसके पास मास है और वो मास है और अगर वो अपने सरफेस से ऐसे उछल जाए तो वो तभी उछलेगा। अब ऐसे तो उछलेगा नहीं कि मैं इसको फूंक मारता हूं चलो उछल जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला। मतलब मैं कोई बड़ी चीज जो होगी जो उसको हिट की होगी तो वो ऐसे जंप कर गया, तो वो पार्टिकल नेचर है। मतलब लाइट से मैं इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाऊंगा तो देखूंगा कैसे इजेक्ट करेंगे अपन। पहले लाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है लाइट में दोनों ही कैरेक्टर थे, पार्टिकल एज वेल एज वेव। मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन को तभी बता सकता हूं अगर मैं लाइट का पार्टिकल कैरेक्टर अज्यूम करूं, और मैं इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन को तभी बता पाऊंगा अगर मैं लाइट का वेव कैरेक्टर अज्यूम करूं। तो अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया कि भाई लाइट में दोनों कैरेक्टर होते हैं, पार्टिकल भी होता है और वेव कैरेक्टर भी होता है। सो वी यूज्ड टू से दैट कि एनीथिंग व्हिच ट्रैवल्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ उसमें वो पार्टिकल होता है इन फॉर्म ऑफ वेव, तो उसमें ड्यूअल कैरेक्टर हो जाएगा, पार्टिकल एज वेल एज वेव। अब अपन कहेंगे इसमें अपन को पढ़ना था भाई थोड़ा सा लाइट के बारे में पढ़ना है, तो अपन ने जैसे आपने कहा कि लास्ट टाइम अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, रेडिएशन की बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वो एक तरीके से अपन उनको कहते हैं ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। शॉर्ट फॉर्म में अपन उनको ईएमआर भी बोलते हैं।
तो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होंगे ना, वो लाइट को, मतलब लाइट में क्या होता है वो अपन को बताएंगे कि लाइट जो बना होता है ना, लाइट में मतलब क्या क्या होता है वो देखिए। तो लाइट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों वाइब्रेशंस होते हैं। इसका मतलब है लाइट हैज, है ना, लाइट हैज इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक वाइब्रेशंस। सो लाइट में इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों ही वाइब्रेशंस होंगे, ठीक है, दोनों ही वाइब्रेशंस होते हैं, तो फिर अपन उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो लेट अस चेक व्हाट इट इज। अब मान लो अपने पास, अपन ने अज्यूम कर लिया कि देखो भाई मेरे पास ये इस डायरेक्शन में लाइट अपन ने बीम से फॉल कर रहा है, ऐसे टॉर्च जलाते ना तो लाइट का एक फोकस ऐसे बीम निकल रहा है। तो इसमें क्या होगा, जब वो बीम जाएगा तो उस बीम में सपोज करते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अपन कहेंगे सपोज कर लेते हैं कि दिस इज ऐसे ना, लाइट का जो ऐसा डायरेक्शन हो गया, ये इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन है, ये एक्स हो गया, तो अपन कहेंगे ये इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन है। और अज्यूम कर लेते हैं अपन कि भाई इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन जो होंगे, अब ये तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन लिख देता हूं मैं एक्स को, कि भाई ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट को अपन ने प्रोपगेट किया। सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन लिख देता हूं मैं। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट हो गया, ठीक है, जिस डायरेक्शन में अपन लाइट को प्रोपगेट करेंगे तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, वो एक्स हो गया। अब ये मान लो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस हैं, अज्यूम कर लेते हैं अपन इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस, है ना, ये इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस हैं। तो अपन कहेंगे भाई इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन मतलब, तो अपन कहेंगे देखो जब भी अपन कोई वेव्स बनाते हैं ना, तो जैसे ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन हो गए, वो ऐसे इन फॉर्म ऑफ वेव्स। अगर इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस ऐसे होंगे इन फॉर्म ऑफ वेव्स, तो मैग्नेटिक वाइब्रेशन विल बी लाइक दिस, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे वेव्स होंगे, मतलब मैग्नेटिक वाइब्रेशन विल बी लाइक दिस, अपन कहेंगे मैग्नेटिक वाइब्रेशन विल बी लाइक दिस, दे विल बी परपेंडिकुलर टू दैट, तो अपन कहेंगे मैग्नेटिक वाइब्रेशन विल बी लाइक दिस। तो ये जो मैग्नेटिक वाइब्रेशंस होंगे ना, दे विल बी अलोंग द z एक्सिस, इसको अपन z एक्सिस। तो ये जो डैश वाले अपन ने बना रखे हैं, ये वाले डैश वाले, दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक वाइब्रेशंस। अब अपन कहेंगे ठीक है, आपने बताया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशंस, तो मैंने क्या किया तुमको, मैंने तुमको बताया कि देखो भाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशन जो है ना, अगर इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस ऐसे हैं, ऐसे, तो मैग्नेटिक वाइब्रेशन ऐसे होंगे। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन, मैग्नेटिक वाइब्रेशन, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर एट 90 डिग्री, बिल्कुल। अगर मैग्नेटिक वाइब्रेशन ऐसे है तो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन ऐसे होगा, अगर इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन ऐसे है तो मैग्नेटिक वाइब्रेशन ऐसे होगा, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सर नहीं समझा ये ग्राफ वाला पार्ट। ये वाला ग्राफ ना भाई, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन आप ऐसे अज्यूम कर लो ना कि भाई ये अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, भाई आप लाइट के बीम को कैसे बताओगे, बीम ऑफ लाइट, भाई बीम ऑफ लाइट में आपने ऐसे स्ट्रेट बता रहे हो आप, बीम ऑफ लाइट मान लो आपने कहा कि ऐसे आपके पास बीम ऑफ लाइट स्ट्रेट है, तो अगर इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस ऐसे होंगे ना, वेव्स, इलेक्ट्रिक वेव्स अगर ऐसे हैं तो मैग्नेटिक वेव्स ऐसे होंगे, तभी तो लाइट का सिलेक्ट्रिकल फॉर्म। भाई वो लाइट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों वाइब्रेशन होना कंपलसरी है, वरना लाइट नहीं होगा। वहां इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस भी होंगे और मैग्नेटिक वाइब्रेशन होंगे, और दोनों परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा। मतलब अगर मैंने कोई बीम ऐसे फॉल कर रहा हूं आपके ऊपर, तो ऑब्वियस ही बात है उसमें इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक वाइब्रेशंस ऐसे होंगे। तो दोनों ही वाइब्रेशन, दोनों ही वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स भी होते हैं लाइट में और मैग्नेटिक वेव भी होते हैं लाइट में। तो लाइट में दोनों वेव्स एक साथ चलते हैं, दोनों का वेवलेंथ एक जैसा होगा। तो लाइट हैज इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक वाइब्रेशन। तभी तो अपन कह रहे हैं कि लाइट में वेव कैरेक्टर है और वो भी स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, इसलिए वो पार्टिकल कैरेक्टर भी है, क्योंकि लाइट हमेशा एक पर्टिकुलर पाथ पे ट्रैवल करेगा। तो ये उसका ट्रैवल ऑफ डायरेक्शन हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस उसका अगर मान लेते हैं अपन इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन है, तो जेड एक्सिस उसका मैग्नेटिक वाइब्रेशन हो जाएगा। तो दैट विल बी अ 3 डायमेंशनल लाइट, वो 3D लाइट हो जाएगा ना, प्लेनर थोड़ी होगा वो किसी एक प्लेन में। तो लाइट के लिए अपन कहेंगे भाई इसमें ना, लाइट जो अपन ने बना रखा है कि भाई लाइट हैज इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक वाइब्रेशन, सो विल से दैट द इलेक्ट्रिक and magnetic vibrations are perpendicular to each other.
the electric and magnetic waves are perpendicular to each other. Perpendicular to each other, and both are perpendicular to the direction of propagation. Both are perpendicular to direction of propagation. Perpendicular to direction of propagation. तो जिस डायरेक्शन में अपने लाइट को फॉल करवाया है उससे दोनों परपेंडिकुलर होते हैं. सो प्रोपगेशन ये होता है भाई लाइट. तो इसमें मैंने ऐसा कुछ बड़ा चीज नहीं बताया आपको सीधा सीधा बताया कि देखो भाई लाइट में ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों वाइब्रेशंस होते हैं और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे. अगर इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन ऐसे हैं तो मैग्नेटिक वाइब्रेशन अपन बाहर अंदर इस टाइप से बनाएंगे अपन. तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक वाइब्रेशंस. अब अगर वेव्स होंगे तो वेव्स के बारे में पहले अपन को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए. तो अपन लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स में क्या होगा? सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स. तो ठीक है भाई, वेव्स में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं अपन, है ना. वेव के लिए अपन क्या क्या पढ़ सकते हैं वो चेक कर लेते हैं. दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स. तो पहले एक वेव बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई कि वेव में क्या क्या हो सकता है. तो अपन कहेंगे अगर अपन एक वेवलेंथ बनाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में देयर आर सर्टेन पॉइंट्स ना, जैसे अपन को सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपन को पढ़ने होते हैं. तो अगर मान लो मेरे पास मैंने कोई एक वेव बना रखा है तो वेव तो ऐसे होगा, अपन सबने पढ़ा हुआ है वेव्स ऐसे. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई वेव में तो मतलब जो ऊपर यहां बनता है इसको अपन क्रेस्ट बोलते हैं. जो इस पॉइंट से मतलब डायरेक्शन से ये एक्स एक्सिस से इस एक्स एक्सिस को अपन इक्विलिब्रियम बोलते हैं और इससे जो ऊपर की तरफ बनाएंगे उनको क्रेस्ट बोलेंगे और नीचे की तरफ बनाएंगे तो ट्रॉ बोलेंगे उसको. ये बोलते हैं अपन किसी भी वेव में. ये फिर क्रेस्ट हो गया, फिर ट्रॉ आएगा, फिर क्रेस्ट आएगा, फिर ट्रॉ आएगा. तो अपन ऊपर वाले पार्ट को क्रेस्ट और नीचे वाले पार्ट को ट्रॉ बोल सकते हैं अपन. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में मुझे एक तो पता होना चाहिए भाई वेवलेंथ क्या होता है. तो इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं अपन वेवलेंथ को. वेवलेंथ को डिनोट किससे करेंगे? लैम्डा से डिनोट करेंगे अपन वेवलेंथ को. ठीक है ना. अब लैम्डा क्या होता है तो अपन कहेंगे देख भाई जो डिस्टेंस, ये फिर अगर क्रेस्ट है, अगर मैं इसको फिर से क्रेस्ट लिखता हूं, सपोज ये वापस क्रेस्ट होगा, ऊपर जो मैक्सिमा वहां पर आएगा ना वहां पर उसको क्रेस्ट बोलेंगे इसको, जो मैक्सिमम दो क्रेस्ट के बीच वाला डिस्टेंस. हाँ मतलब आपको पता है तो बस काफी है मेरे लिए. तो अपन कहेंगे ठीक है द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट और ड्रॉ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट टू क्रेस्ट और ड्रॉ. तो ये बन जाएगा अपने पास दैट इज द वेवलेंथ. उसको अपन वेवलेंथ कहते हैं. अब इसमें दूसरा अपन को पढ़ना हो सकता है कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है. तो फ्रीक्वेंसी उसको ना थोड़ा सा ऐसे, फ्रीक्वेंसी को जो अपन डिनोट करेंगे ना फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को अपन ऐसे, इसको न्यू बोलते हैं अपन. ठीक है ना. और इसको लैम्डा, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा वी बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो अपन क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी अगर अपन को बताना है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, तो देखो वैसे तो फ्रीक्वेंसी वर्ड से अपन फैमिलियर है. व्हाट इज दैट? तो अपन को तो पता है, जैसे बस स्टॉप पे खड़े रहते हैं भाई बस की फ्रीक्वेंसी कितनी है. तो अपन कहते हैं अच्छा बस की फ्रीक्वेंसी मतलब उस बस स्टॉप से वो कितने बार पास करेगा इन अ पर्टिकुलर मिनट्स. जैसे अपन कहेंगे कि भाई अच्छा यहाँ ना कोई बस है, बस की फ्रीक्वेंसी 5 मिनट्स है, मतलब इन एवरी 5 मिनट द बस विल क्रॉस दैट बस स्टॉप. तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि भाई नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू एनी पॉइंट पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. सो जैसे नंबर ऑफ बसेस पासिंग थ्रू एनी बस स्टॉप पर सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. तो पर टाइम ले लेंगे अपन उसकी फ्रीक्वेंसी बस के लिए, इसके लिए पर सेकेंड में लेना होता है अपन को वेव्स, क्योंकि बहुत फास्ट जाएंगे ना वेव्स. तो सो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू a point in
1 second, that is per second. So per second that will be called as frequency. तो अपन per second लिख सकते हैं, that is called frequency. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी अगर है तो फ्रीक्वेंसी तो थोड़ा सा अपन अगर देखें जो अपन को पहले से पता है भाई, फ्रीक्वेंसी तो जो फिजिक्स को अपन ने पढ़ा हुआ है 9th 10th में, उसमें अपन ने लिखा था कि भाई फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो पर टाइम होता है, और टाइम डिपेंड करेगा किस पे? टाइम डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है भाई? एक तो स्पीड पे डिपेंड करेगा और दूसरा डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। डिस्टेंस है ना, क्योंकि भाई फ्रीक्वेंसी जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? स्पीड और डिस्टेंस। भाई हो सकता है कि जिस बस स्टॉप पे मैं खड़ा हूं उस बस स्टॉप पे किसी बस की फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि हो सकता है कि सर्कल छोटा लेके आता हो वो बस, लेकिन स्लो चलता है, और कोई बस है जो बड़ा सर्कल लेके आता है लेकिन फास्ट चलता है। तो जो फास्ट चलेगा ऑब्वियस सी बात है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होने के चांसेस हैं, रादर देन कि जो बस स्लो चल रहा है लेकिन वो डिस्टेंस उसका छोटा है। तो दोनों पे डिपेंड करेगा, स्पीड पे भी डिपेंड करेगा और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन यहां तो अपन बता रहे हैं कि देख भाई, फ्रीक्वेंसी जो अपन यहां लाइट के लिए लिख रहे हैं वो अपन लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड। तो इसका मतलब है जितना ज्यादा वेवलेंथ किसी एक पॉइंट से पास करेंगे पर सेकंड, उतना ही ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो अपन कहेंगे अगर नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, राइट ना, सो वी कैन से दैट फ्रीक्वेंसी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर मान लो अपन ने ऐसे कहा कि भाई देख, अगर वेवलेंथ छोटा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, लेकिन अगर वेवलेंथ बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा उसको। सो अगर वेवलेंथ छोटा है, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है ना इनके कंपैरिजन में, तो अपन कहेंगे अगर वेवलेंथ छोटा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, अगर वेवलेंथ बड़ा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो अपन लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वो डिपेंड करेगा कि किसी भी लाइट का वेवलेंथ कितना है, उसके हिसाब से उसका फ्रीक्वेंसी बताऊंगा। तो फिर यहाँ पर कांस्टेंट चाहिए अपन को, है ना, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ। वापस समझाओ भाई, फ्रीक्वेंसी अगर किसी पॉइंट से कोई फ्रीक्वेंसी निकलेगा, ऐसे है अपने पास, तो अगर फ्रीक्वेंसी यहां पर जैसे किसी एक पॉइंट से, इस पॉइंट से वेव्स निकल रहे हैं, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये वेव्स इस पॉइंट से ज्यादा तब निकलेंगे जब ये वेवलेंथ छोटा होगा, तो किसी भी पॉइंट से ज्यादा निकलने के चांसेस होंगे क्योंकि उसे ऐसा डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा है ना। लेकिन अगर कोई वेवलेंथ ऐसे ऐसे है तो उस केस में क्या पूरा ट्रेवल करके आएगा, फिर नीचे ट्रेवल करके जाएगा, फिर इधर से पास करेगा। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ना, अपन ने कहा ना कि भाई स्पीड और डिस्टेंस दोनों पे डिपेंड करेगा। तो अगर डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ, इन दोनों के बीच में वेवलेंथ और इन दोनों के बीच में वेवलेंथ, डिस्टेंस ज्यादा है ना, यहाँ डिस्टेंस छोटा है, वहां डिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी विद द सेम स्पीड। तो डिस्टेंस, तो वेवलेंथ एक तरीके से डिस्टेंस ही तो है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस। तो अपन ने कहा वेवलेंथ को डिस्टेंस से कोरिलेट कर देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्योंकि यहां हम लाइट की बात करने वाले हैं और लाइट की मतलब स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी ना, लाइट की स्पीड तो, इसलिए अपन डिस्टेंस से कोरिलेट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि यहां पर लाइट का स्पीड थोड़ी चेंज होता है। लाइट का स्पीड तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल, तो अपन कहेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे कि भाई म्यू विल बी इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, क्योंकि वहां वेलोसिटी तो स्पीड जो होगी वो तो कांस्टेंट रहेगी, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि यहाँ अपन कोई बस के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं, अपन तो लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, और लाइट की स्पीड जो होती है वो तो कांस्टेंट होती है, इसलिए मैंने उसको डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया। सो वेयर राइट ना, c इज इक्वल टू होता है 3.8 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू फिक्स होती है। तो ठीक है, अगर वेवलेंथ बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, मतलब डिस्टेंस बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अगर डिस्टेंस किसी का ऐसे है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डिस्टेंस बड़ा होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बड़ा होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कम होगा। दिस इज वेवलेंथ, दिस इज आल्सो वेवलेंथ। तो अगर डिस्टेंस बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर डिस्टेंस छोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। दैट इज राइट ना। तो अपन डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी। दूसरा, पर इसमें मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत होगी मुझे, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड अपन सबको पता है कि किसी भी वेव में एम्पलीट्यूड क्या होता है ना? एम्पलीट्यूड क्या होता है? द हाइट ऑफ क्रेस्ट या फिर डेप्थ ऑफ ड्रॉ, राइट ना? यस सर। ये एम्पलीट्यूड होता है, तो एम्पलीट्यूड अपन को बताने की जरूरत नहीं वहां पर। तो सर, फोर्थ, हाँ बोलो। सर वो एक्सिस का नाम क्या बोला आपने? किस एक्सिस का? वाई एक्सिस का नाम बोला था ना आपने किसका पहले। एक्सिस का नाम? एक्सिस में तो एक्स एक्सिस बोला था मैंने। नहीं सर, कुछ और नाम बोला था ना। सर एक जेड एक्सिस बोला था। किसको किसको? सर नहीं सर, मैग्नेटिक आप वाइब्रेशन। नहीं सर, आपने वो मैग्नेटिक क्रस्टर ड्रॉप के बाद बोला था ना। इस वाले में या इस वाले में? ऊपर वाले में। इस वाले में जेड एक्सिस का तो नाम ही नहीं लूंगा, ये तो एक्स एक्सिस ही नहीं सर, होगा जेड ना। एक्सिस की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, वो क्रस्टर Crest ड्रॉप of के बाद drop. में आपने वो लाइन को एक नाम दिया था ना, वो नाम क्या था? एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ. भाई अभी जो वर्ड लिखने वाला हूं वो एम्पलीट्यूड था ना, कि एम्पलीट्यूड क्या होता है? ए से डिनोट करूंगा। तो मैंने आपसे कहा कि भाई ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट या फिर डेप्थ ऑफ द ड्रॉप, दैट इज द एम्पलीट्यूड। ये बोला होगा मैंने, उसके अलावा कुछ क्यों बोलूंगा? उसके अलावा तो यही हो सकता है बस। तो हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ड्रॉप, तो यही बोलते हैं मतलब एम्पलीट्यूड। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये सब मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। मैं सिर्फ डेफिनेशन को क्लियरली बताना चाहता हूं कि भैया डेफिनेशन पे अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो अपन मतलब उसे बताएंगे क्लियरली, इसलिए मैं आपको बिल्कुल क्लियरली डेफिनेशन बता रहा था। अब अपन फ्रीक्वेंसी भी पढ़ सकते हैं और अपन बता सकते हैं भाई वेवलेंथ क्या होता है, वो भी पता चल गया अपन को, एम्पलीट्यूड भी अपन को पता है। तो मैं चेक करूंगा वेव नंबर, एक नया वर्ड अपन यूज करेंगे, ये शायद आप पहली बार सुनोगे, वेव नंबर। तो इसको डिनोट करते हैं वी, और उस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपन ऐसे, उसको वी बार बोलते हैं वेव नंबर के लिए। तो वेव नंबर होगा अपने लिए दैट इज नंबर ऑफ वेव्स, that is wavelengths. So number of wavelength present in 1 centimeter of length. 1 centimeter of length is called wave number. तो इसका मतलब है वेव नंबर, तो आप कह रहे हो कि भाई इसमें कि भाई इट इज नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट ना। तो भाई अगर मुझे एक वेवलेंथ पता होगा और 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितने भी वेवलेंथ हो तो उसको एक वेवलेंथ से डिवाइड कर दूंगा, ये 1 सेंटीमीटर है, तो जो भी डिस्टेंस मुझे गिवन होगा उसको सेंटीमीटर में लेके और डिवाइड बाय वेव नंबर कर दूंगा। सो डिस्टेंस इन सेंटीमीटर और वेव नंबर में लेके और बता दूंगा व्हाट विल बी द वेव नंबर्स। सो नंबर ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड वेव नंबर। लो भाई, अब हो सकता है मुझे ये डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन हो तो मैं उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि आपने मुझे डेफिनेशन तो यही दिया कि वेव नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स। तो मुझे टोटल डिस्टेंस बता दो, मैं उसको एक वेवलेंथ से डिवाइड कर देता हूं तो टोटल वेव नंबर आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, राइट ना? तो वी कैन राइट द वेव नंबर इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ वेवलेंथ लिख सकता हूं फिर तो मैं, कि भाई वेव नंबर तो इनवर्स ऑफ वेवलेंथ होते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और क्या। और देखा जाए तो वही तो है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। Why it is so? We have to calculate. मान लो अपने पास 1 सेंटीमीटर में 10 वेवलेंथ बनते हैं, तो 10 और भी एक वेवलेंथ 1 हो गया, तो अपन लिखेंगे ना 10/1। या एक वेवलेंथ अपने पास टोटल डिस्टेंस जैसे मैंने कहा 2 किलोमीटर है, इसको कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, और एक वेवलेंथ आपके पास आ रहा है सपोज 0.5, तो 2000 को डिवाइड कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में और एक वेवलेंथ से उसे डिवाइड कर देना, तो हो गया अपना काम, नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। So that is wave number. That is just a definition. What do you mean by wave number? ठीक है ना? Wave number होता है number of wavelengths present in 1 centimeter of length. 1 unit of length लिखते हैं वो तो. So 1 centimeter of length we can say that is called the wave number. तो ठीक है, we'll write like that. मतलब डेफिनेशन समझा, लेकिन ऐसा क्यों कि 1 अपॉन लैम्बडा वेव नंबर होता है?
हाँ तो वही तो होगा बेटा, मतलब वेव नंबर का मतलब मान लो अपने पास 1 डजन है तो उसमें 12 होते हैं, अपन को पता है। तो अगर आपके पास 5 गिवन है तो कितने डजन है, तो क्या करोगे आप 12 से डिवाइड करोगे ना डजन में कन्वर्ट करने के लिए। तो अच्छा आपसे ओके नंबर ऑफ समझ। वेवलेंथ कितने हैं, तो अपन ने कितने टोटल 1 सेंटीमीटर में एक वेवलेंथ को डिवाइड कर दो, तो जितने वेवलेंथ होंगे उतने वेव नंबर बता देंगे। दैट इज अ डेफिनेशन, यस अगर सर। आप वेव नंबर बोल रहे हो तो, है ना। अपन को लग रहा है वो काफी इजी, यस सर। तो इजी है, बट कैरेक्टरिस्टिक में अपन को लगेगा भाई ये क्या बात हुई, एम्पलीट्यूड पूछ रहे हो आप। हाँ तो ठीक है ना, डिस्टेंस अपन को हाइट पता होना चाहिए ना, उसको एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो वेव नंबर क्या होता है, पर वेवलेंथ होता है, तो ठीक है अपन पर वेवलेंथ लिख लेते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन में वेव नंबर पूछेंगे अपन बता देंगे। फिर अगर अपन स्पीड की दैट इज वेलोसिटी की भी बात कर सकते हैं, द वेलोसिटी ऑफ वेव। ये वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम ना। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर अपन से वेलोसिटी पूछेंगे तो अपन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बता देंगे। तो वेलोसिटी मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव्स पर यूनिट ऑफ टाइम। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव है ना, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, उसको कहते हैं अपन वेलोसिटी। तो एक तरीके से मैंने ये तो फॉर्मूला लिख लिया, क्योंकि फॉर्मूला अपन को पता है, जब फॉर्मूला पता है तो उसी से डेफिनेशन बना दो आप। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है भाई, मैं वेलोसिटी भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी अगर मुझसे वेलोसिटी पूछेंगे किसी वेव का, तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा अगर गिवन है तो मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके बता सकता हूँ वेलोसिटी कितना होगा। तो क्योंकि यहाँ पार्टिकल बहुत छोटे होंगे, वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हैं, और अपन को एक बात पता है कि अगर किसी पार्टिकल को वेव नेचर देना है तो उसका मास बहुत बहुत कम होना चाहिए, वो लाइट जैसी चीजें ही होंगी या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही होंगे। तो ये तो अपन को सिर्फ डेफिनेशन से। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट को क्या कंसिडर करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन। अपन तो डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे कि भाई कोई भी वेव स्ट्रेट लाइन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर अपन को गिवन है भाई, मान लेते हैं कि अपन को गिवन है कि 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो अपन यूनिट चेक कर लेंगे किस यूनिट में अपन को बताना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन को मान लो 2 किलोमीटर इन 1 आवर दिया हुआ है, तो आप इसको एमकेएस यूनिट में लिखोगे तो किलोमीटर पर आवर की जगह पर सेकंड करना पड़ेगा। तो अपन लिख देंगे भाई 2 किलोमीटर पर सेकंड मतलब डिवाइड बाय 60। सो किलोमीटर पर सेकंड अपना यूनिट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड गिवन है तो मैं ऐसे लिख लूंगा, अगर मीटर पर सेकंड में बताना है तो। अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में बताना है तो इसको भी कन्वर्ट कर दूंगा कि सेंटीमीटर पर सेकंड में कितना होगा। तो दैट डिपेंड्स कि हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है। तो वो अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा कि देखो भाई 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है वेव का, वो अपन को गिवन होगा। अपन कैसे बता थोड़ी सकते हैं, तभी तो मैंने लिखा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब कितना वो क्वेश्चन में गिवन होगा। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव होते हैं। वैसे ऐसा इनमें कुछ ऐसा था नहीं, अगर देखा जाए तो अपने लिए फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा अपन को याद रखना है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, और वेलोसिटी भी मेरे ख्याल से किसी को बताने की मुझे जरूरत नहीं थी। एवरीबॉडी नोज व्हाट इज वेलोसिटी। 9th-10th में भर भर के अपन यही पढ़ते रहते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, राइट ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों में डिफरेंस भी काफी पढ़ते हो आप फिजिक्स में। So we all know that कि मतलब what is velocity, what is displacement, what is frequency, वो अपन को पता है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे तो अपन को और भी थोड़ा मतलब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो देखते हैं। एक तो पहले मैं यूनिट्स की बात कर लेता हूँ, क्योंकि अपन सबसे ज्यादा गलती यूनिट में करेंगे, तो यूनिट में नहीं होनी चाहिए। अब अपन यहाँ पर डील कर रहे हैं, एक तो लेंथ से डील कर रहे हैं, क्योंकि वेवलेंथ है तो वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस, वो कहा था आपने, तो अपन लेंथ से डील कर रहे हैं। तो अपन को लेंथ के बारे में यूनिट्स आने चाहिए, लेंथ के यूनिट। तो लेंथ के यूनिट में मैं लिखूंगा 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, क्योंकि छोटे पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं तो उनका यूनिट भी बहुत छोटा ही होता है, तो एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है दैट इज इक्वल टू
10 to the power of -10 मीटर, minus ठीक है। और 1 नैनोमीटर होता है 10 raised to minus 10 raised to minus 9 meter. ये 9 मीटर हो जाएगा। और 1 पिकोमीटर्स 10 raised to minus 12. तो अपन इसे 10 की पावर -12 मीटर्स लिख लेंगे। तो अब यूनिट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए और उनके कन्वर्जन भी, और यूनिट आपको याद करने ही करने हैं। अब अच्छे से यूनिट्स को, सभी यूनिट्स को अच्छे से रट डालो, ठीक है ना। तो सभी यूनिट्स आपको याद होने चाहिए। लेंथ के अलावा अपन को इसमें जरूरत पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट तो ऑलरेडी अपन को पता है, और वेव नंबर ऐसा कुछ है नहीं। बट अगर अपन थोड़ा सा चाहें तो अपन फ्रीक्वेंसी को एनर्जी से कोरिलेट कर सकते हैं। तो कि भाई फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। अगर किसी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है तो एनर्जी भी ज्यादा होता है। तो अपन एक बार एनर्जी के यूनिट्स भी लिख लेते हैं। एनर्जी का यूनिट लिखूंगा तो आई विल राइट दैट एमकेएस यूनिट इज जूल्स। एमकेएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल्स। एनर्जी इज जूल, है ना। तो अपन लिखेंगे भाई दैट इज इक्वल टू, जैसे अपन को गिवन है कि अपन को जूल्स लिखना है तो वी कैन राइट दैट 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 हर्ट्ज, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.187 जूल्स। अपन ना कैलकुलेशन के लिए इसको 2 कर लेते हैं, 2 जूल्स, ठीक है ना। ये जूल्स का अपन को यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है ना। और एमकेएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू जूल्स, वो अपन याद रखेंगे। अच्छा, एक और बात, अपन ने फ्रीक्वेंसी का यूनिट तो लिखा ही नहीं, तो फ्रीक्वेंसी के लिए भी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए यूनिट लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो 1 बाय टाइम आपने लिखा था, है ना। सो इट विल बी इक्वल टू पर सेकेंड ले सकता हूं मैं, और वी कैन राइट हर्ट्ज, बिल्कुल। एंड वी यूज्ड टू से दैट हर्ट्ज को अपन hz लिखते हैं ऐसे, एंड 1 hz इज इक्वल टू 1 पर सेकेंड होता है ना। ये पर सेकेंड था, तो 1 hz इज इक्वल टू 1 पर सेकेंड भी होता है, वो अपन को पता है। तो वी कैन राइट लाइक दैट। सो दिस इज द यूनिट्स जो अपन को यूज करने पड़ सकते हैं। अब मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूं और इसमें देख लेते हैं अपन आप कैसे क्वेश्चन कैलकुलेट करोगे, वो एक बार चेक कर लेता हूं। छोटा छोटा एक दो क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट the frequency of radiations, है ना, moving with wavelength of 2000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो बताओ भाई फ्रीक्वेंसी कितना होगा। जब आपको वेवलेंथ गिवन है तो आप कैसे बताओगे फ्रीक्वेंसी। सर तो हम लोग को मीटर्स में कन्वर्ट करना रहता है। ऑब्वियस सी बात है, एंगस्ट्रॉम यूनिट में कभी थोड़ी कैलकुलेट करोगे। फ्रीक्वेंसी का यूनिट एंगस्ट्रॉम में है ही नहीं, पर सेकंड लाना पड़ेगा या हर्ट्ज में लाना पड़ेगा, तो आप कैलकुलेट करो। बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है। सर बोलूं? एक मिनट रुक जा, सबको सर वो बोलो। 2000 है कि 200 है? लो भाई उसका आंसर भी आ गया। कितना आ गया? आंसर कितना आया? सर वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि वो 2000 लिखा है कि 200 लिखा है, ऐसा आई थिंक क्वेश्चन। हाँ, उसमें क्या हो रहा है? सर 2000 लिखा है कि 200? अरे
तुम बताओ क्या दिख रहा है? मुझे 2000 तो 2000 ही लिखा हूँ। 200 कैसे हो सकता है? वो सब कितना क्लियरली तो दिख रहा है, स्क्रीन पे भी बहुत क्लियरली दिख रहा है। टाइम वेस्ट मत करो बेटा, उसमें लिखा हुआ है ना, बाद में देख लो ना। आप कैलकुलेशन शुरू तो करो, ठीक है? कम से कम ये तो पता रहेगा ना, चलो सर ने अगर 200 लिखा रहा है यार, मैंने 2000 लिखा था, मेरा आंसर उसके हिसाब से है। आप कैलकुलेशन शुरू करो, ये मत सोचो कि सर आपका क्वेश्चन में ये है, आपके क्वेश्चन में ये। तुरंत शुरू करो, जैसे ही दिया अभी देखता हूँ, अभी बताता हूँ आपको कि कैसे मतलब मजे करना है। आपने दे रखा है वेवलेंथ, लैम्डा के बिना मोड। सर आंसर 1.5 into 10 raised to 15 R. बस हो गया। तो 2000 into 10 के पावर -10 मीटर पर सेकंड आ गया, मीटर्स आ गया अपने पास, ठीक है ना? तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। c अपन को पता है 3 into 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, है ना? और डिवाइड बाय ये हो गया 2000 into 10 to the power -10। तो अपन क्या करेंगे, ये 3 ये 5 गया, ये 5 हो गया, 1.5 into 10 raised to 15 R. आ गया ना 1.5। हाँ सर। यस सर। लो भाई सबका। यस सर। तो चलो अब दूसरा एक क्वेश्चन लिखो, एक और। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 500 meters when the frequency of wave is 200 nanometers. When the frequency of wave is 200 nanometers. Yeah, मैं frequency ऐसे लिख लेता हूँ। Wait. Frequency is 4 into 10 to the power of 15 per second देना चाहिए, क्योंकि फिर मैं वेवलेंथ दे दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी तो पर सेकंड होना चाहिए। चलो भाई बताओ। हो गया? सर नंबर ऑफ वेव्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ वेवलेंथ्स कैलकुलेट करना है तो आप बताओगे ना वेव नंबर से। करो ना, अभी तो बताया था मैंने, डिस्टेंस इन सेंटीमीटर्स ओके सर। डिवाइड बाय टाइम इन सेकंड्स। यस सर। आ गया। आ गया? आई थिंक पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया? यस। हम लोग को दिया हुआ है तो सब्स्टिट्यूट करना है बस। तो अपन ने क्या किया, P लैम्डा upon V। कैलकुलेट करना है तो 3 into 10 to the power of 8 है ना, और डिवाइड Yes। बाय किया फ्रीक्वेंसी तो 4 into 10 to the power of 15। तो वेवलेंथ आपके पास आ गया 15 था ये और 8 था, तो कैंसिल करते हैं। तो ये तो हो गया 9 है ना, अपने पास 8 था तो ये 7 बचा अपने पास। 3/5 मतलब 0.75 into 10 की पावर -7 हो 10 raised to गया। -7 लिखेंगे 1 upon
अपन ऐसे कर लेते हैं ना 750 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ना। हाँ, फिर इसको 1 तो अब अपन को वेव नंबर कैलकुलेट करना है, तो देख भाई 1 सेंटीमीटर होता तो 1 बाय ये कर देता, 750 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कर देता। अगर 1 सेंटीमीटर में पूछते कि भाई वेव नंबर, क्योंकि वेव नंबर के डेफिनेशन में आपने 1 सेंटीमीटर लिखवाया था कि नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर, मुझे नंबर ऑफ वेव्स कितने सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है? 500 मीटर। आपको 500 मीटर गिवन है, तो सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं? लो भाई, तो कर दिया। तो अपन क्या करते हैं 500 इंटू एक बार और 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितने वेव्स हो गए अपने पास? तो अपन कहेंगे भाई 500 इंटू इसको भी ऊपर ले जाते हैं तो 10 की पावर 12 और डिवाइड बाय कर लेते हैं 750, तो ये तो अपने पास 2/3 आ गया। यस सर, आ गया ना। तो अपन क्या करें इसमें 66 इंटू 2/3 मतलब 0.66 ना। बोलो भाई, मतलब ऐसे थोड़ी होता है। यस सर, हाँ, तो ऐसे बोलते जाओ। तो अपन ने 0.66 था उसको 66 बना दिया, तो 10 कर दूं इसको ऐसे, यस सर। ठीक है ना। तो अब इसका यूनिट बताओ वेव नंबर का कितना होगा? कोई यूनिट यूनिट नहीं होगा ही होगा, नहीं। नंबर है, इसका यूनिट नहीं कैंसिल हो होगा। जाएंगे ना। नहीं होगा। अब मैं एक बार चेक कर लूं सब कुछ सही है कि नहीं। इसको मीटर पर सेकंड लिया था, इसको मैंने फ्रीक्वेंसी लिया था पर सेकंड, पर सेकंड तो कैंसिल हो गया, तो ये मीटर था, ये भी मीटर था, तो यहां पर ये क्या था? मीटर। मीटर ना। और अपन ने क्या किया ऊपर? सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है अपन को सीधा 500 बाय यही कर देना था, क्योंकि 500 अपन, क्योंकि यूनिट तो कैंसिल हो जाने वाले हैं, लेकिन अपन ने बाय डेफिनेशन करने के लिए मल्टीप्लाई किया था 100 से। लेकिन अपन ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि भैया देखो वेव नंबर में कोई भी यूनिट नहीं आएगा, वो नंबर्स है। तो अपन क्या करें अब? ठीक है, कोई बात नहीं, अपन कहेंगे इसको हटा लेते हैं, मतलब 10 की पावर 2 हटा लेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा इंटू 10 की पावर 8। लो भाई, हो गया अपना आंसर। ये आंसर आने चाहिए। किसी को डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं? यस। तो मेरे ख्याल से जो वो एक पार्ट था ना कि ये वेव नंबर सर मतलब 1/लैम्डा आप बता रहे हो, वो कैसे कैलकुलेट करके बताएंगे हम, वो सारा पार्ट आपका क्लियर हो गया कि आपको क्या करना होता है और यूनिट का कैसे ध्यान रखना होता है अपन को, वो आप ध्यान रखना। अगर यूनिट का ध्यान नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो अपना आंसर तो आ रहा था, लेकिन अपन क्योंकि आंसर ऑप्शन में ये भी होगा और ये भी होगा, तो अपन वो गलती ना करें तो ज्यादा अच्छा है। चलो ठीक है, फिर अपने पास ये वेव नंबर्स अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव लिखे। अब अपन लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है लाइट की बात कर रहे होंगे आप, लेकिन इस बार आप स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हो और स्पेक्ट्रम मुझे पता है क्या होता है। तो इस बार अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करने वाले हैं। भाई व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? मैं ये हटा रहा हूं, चलो हटाते हैं ना इसको। अब आपको सब्स्टिट्यूशन वगैरह वो सब पता चल गया कि कैसे अपन को कैलकुलेशन करना होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ना अपन ऐसे लिखते हैं, दूसरा मतलब जैसे अपन को पता है, सबको पता है अपन को कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। द लाइट दैट इज डिस्पर्स्ड इन 7 कलर्स। तो अपन एक काम करते हैं, एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करना होता है। मेरे पास एक व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट मतलब सोडियम लैंप। सो अपन एक व्हाइट लाइट ले लेते हैं, दैट इज अ सोडियम लैंप, उसको अपन व्हाइट लाइट बोलते हैं। इसको पास करेंगे एक प्रिज्म से। वी नो दैट प्रिज्म क्या होता है, वो सबको पता है, स्पेक्ट्रम बनाने वाले हो आप। तो यहां पर मैं एक प्लेट ले लेता हूं जिसपे ये इसको डिस्पर्स करेंगे अपन। तो यहां पर अगर अपन चेक करेंगे डिस्पर्शन, तो अपन कहेंगे थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं, ये लाइन सबको दिख रही होगी मेरे ख्याल से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये तो मैंने 7 कलर्स बनाया हुआ है, मतलब जो अपन लिखते हैं ना कलर, दैट इज विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट जो होता है वो अपन विबग्योर को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ विजिबल लाइट, है ना।
जो विबग्योर होता है वो विजिबल लाइट होता है अपने हिसाब से। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर आपने ना, यहां पर जो बना रखा है आपने, इसका वेवलेंथ छोटा होगा तो यहां पर V लिख लेते हैं, VIBGYOR, ऐसे बना देता हूं। तो ये जो लाइट होगी ना, जो ये स्पेक्ट्रम होगा, ये अपन को दिखेगा, एंड दिस इज कॉल्ड द विजिबल रेंज। इसको अपन विजिबल रेंज बोलते हैं। और वायलेट से लेके रेड तक जो कलर्स होते हैं, जो एक रेंज होता है ना, इसको अपन कहते हैं, ये अगर रेंज है, अगर ये वेवलेंथ है लाइट का, तो वो लाइट अपन देख सकते हैं नेकेड आइज से। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसका रेंज बताओ। तो जो रेंज अपन कैलकुलेट करते हैं, ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली अपन को पता है कि अगर किसी का वेवलेंथ 4000 से 780 नैनोमीटर्स है, अगर किसी रेडिएशन का वेवलेंथ इतना है, तो अपन उससे आइस से देख सकते हैं। अगर किसी भी रेडिएशन या लाइट का वेवलेंथ इसके बीच में है, तो अपन उसे आइस से देख सकते हैं, इसके बाहर नहीं देख सकते। अगर विबग्योर में बात करेंगे अपन वायलेट और रेड की, तो मुझे नहीं लगता हम सब में से सबको पता है कि किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। वायलेट और रेड में से वेवलेंथ ज्यादा किसका होता है, तो अपन कहते हैं भाई रेड का वेवलेंथ ज्यादा। रेड का वेवलेंथ अपन को ऐसे ही पता है ना भाई, तभी तो उसको डेंजर साइन में यूज करते हैं। रेड कलर दूर से दिखता है, वेवलेंथ ज्यादा है ना, तो दूर से दिखेगा, इसलिए अपन को क्या करता है कि रेड कलर को अपन, उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है तो डेंजर साइन में यूज करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आपने वायलेट से यहां तक आप वेवलेंथ इंक्रीज किए हो। सबसे कम वेवलेंथ विजिबल रेंज में वायलेट का होता है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है ना, उसमें एनर्जी भी कम होती है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसकी एनर्जी कम होती है। जैसे कैसे अपन इससे भी, स्पेक्ट्रम से भी पहचान सकते हैं। रेड के बियॉन्ड जो अपन को नहीं दिखता है रीजन, उसको अपन कहते हैं इंफ्रारेड रीजन। उसको अपन कहते हैं इंफ्रारेड रीजन, जो अपन को दिखता नहीं है। इंफ्रारेड के ऊपर माइक्रोवेव्स होते हैं। माइक्रोवेव मतलब जो मोबाइल वगैरह में जो होते हैं ना रेडिएशंस, वो माइक्रोवेव रीजन से। और माइक्रोवेव से भी ज्यादा मतलब वेवलेंथ जिनका होता है, उनको अपन कहते हैं रेडियो वेव्स। क्योंकि रेडियो वेव्स कहीं भी कैच कर लेते हैं, अपन को पता है। वो कार वगैरह में रेडियो लगा रहता है, अपन कहीं भी ऑन करो वो शुरू हो जाता है, वो कहीं भी कैच कर लेता है। जहां मोबाइल टावर नहीं भी चल रहा होगा, वहां भी रेडियो चलता है। और वायलेट से कम यहां पर वेवलेंथ अपन इंक्रीज कर लेते हैं, तो यहां डिक्रीज करेंगे। तो वायलेट से छोटा वेवलेंथ होता है एक्स रेज का, एक्स रेज से छोटा वेवलेंथ होता है गामा रेज का, गामा रेज से छोटा वेवलेंथ होता है कॉस्मिक रेज का। पहले अल्ट्रावायलेट होता है, तो अल्ट्रावायलेट भी लिख लेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कह रहा है कि सर पहले अल्ट्रावायलेट भी नहीं लिखा आपने, एक बार आप अल्ट्रावायलेट भी लिख लो। अल्ट्रावायलेट लिख लेंगे कि अल्ट्रावायलेट भी होता है, जिसको अपन यूवी रेडिएशन बोलते हैं। ये लो भाई, यूवी रेडिएशन हो गया। फिर एक्सरे लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि एक्सरेज और गामा रेज, वैसे कॉस्मिक रेज कोई पूछता नहीं, लेकिन अपन लिख लेंगे भाई कॉस्मिक रेज भी होता है। हो सकता है कभी कोई पूछ ले तो अपन बता ही देंगे। सर कॉस्मिक रेज अलग होते हैं क्या? गामा रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज अलग अलग होते हैं क्या? बिल्कुल, गामा रेज और कॉस्मिक रेज अलग अलग होंगे। गामा रेज आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, कॉस्मिक रेज आर्टिफिशियल नहीं होंगे। वो अबव द, है ना, एटमॉस्फेयर कॉस्मिक रेज होता है, वो हिट करते रहते हैं बार बार। लेकिन गामा रेज एटमॉस्फेयर में थोड़ी हो सकते हैं। गामा रेज होंगे तो अपन कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, इधर वेवलेंथ बढ़ता है, ठीक है, इधर वेवलेंथ बढ़ता है, तो अपन कहेंगे देखो यार, यहां पर वेवलेंथ जो होगा ना, दैट विल बी ग्रेटर देन 780 नैनोमीटर, और यहां पर जो वेवलेंथ होगा वो छोटा होगा, तो यहां पर लैम्डा विल बी लेस देन 400 नैनोमीटर। तो जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाओगे, आप राइट ना, वेवलेंथ आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो 400 नैनोमीटर। तो अपन सबको पता है, देखो भाई, यूवी रेडिएशन में एनर्जी ज्यादा होती है, एक्सरेज से एक्सरेज में एनर्जी ज्यादा होती है, गामा रेज से गामा रेज में एनर्जी ज्यादा होती है, कॉस्मिक रेज से।
तो अगर अपन एनर्जी की बात करें तो जैसे जैसे वेवलेंथ कम होता जा रहा है एनर्जी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। Energy is inversely proportional to wavelength, and we know that energy is directly proportional to frequency. तो अपन क्या कर सकते हैं, एनर्जी E1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू, या E इंटू लैम्डा अपन कांस्टेंट लिख सकते हैं, या फिर अपन लिख सकते हैं E1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू E2 लैम्डा 2। मतलब लैम्डा और एनर्जी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको किसी रेडिएशन का एनर्जी और लैम्डा गिवन है तो अगर उसका वेवलेंथ चेंज करोगे तो एनर्जी में क्या चेंज आएगा वो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो एनर्जी और वेवलेंथ आपस में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी खुद भी लैम्डा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, थोड़ी देर पहले अपन ने देखा। दिस इज रेडिएशन। अब इसमें मैं आपसे क्वेश्चन बस यही पूछ सकता हूं कि बताओ इनमें से 4 ऑप्शन बनाऊंगा, किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो अपन को पता है जो ऊपर की तरफ उसका वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ ज्यादा इससे, इसका ज्यादा इससे, इसका ज्यादा इनसे। इवन इनके बीच में भी मैं बता सकता हूं, यहां से यहां वेवलेंथ डिक्रीज होगा। रेड का वेवलेंथ ऑरेंज से ज्यादा, ऑरेंज का वेवलेंथ येलो से, ग्रीन से, ब्लू से, इंडिगो से और वॉयलेट से, वो अपन को पता है। तो अपन सबने पढ़ रखा है। जो राइट साइड पे लिखा है वो वापस समझाओ ना। कौन सा? सिर्फ फर्स्ट वाला लाइन, मैं तभी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया। E is inversely proportional to 1 upon wavelength। भाई सीधी सीधी बात है, बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एक्सरेज की या माइक्रोवेव्स की? एक्सरेज। क्या? एक्सरेज। अगर उसकी एनर्जी ज्यादा है तो बताओ, तुमने जो ये लिखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसमें वेवलेंथ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है या नीचे की तरफ बढ़ रहा है? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी आपने ज्यादा बताई उसकी वेवलेंथ कम बतानी पड़ेगी। हाँ यस सर, समझ गया। मैंने वही लिखा। ठीक है, तो अपन सबको समझ में आ गया भाई क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सर उसके बाजू में क्या लिखा? किसके बारे में? एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। हाँ, कुछ भी नहीं लिखा अपन ने, तो ये लिखा भाई एंड लिखा है वो। हाँ, एंड साइन है ना, वो के जैसा लग रहा था, इसके लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था। एंगस्ट्रॉम यूनिट कहां पर है? एंड के बाजू में क्या लिखा है सर? फ्रीक्वेंसी। एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ना, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर लैम्डा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वो एनर्जी से प्रोपोर्शनल होगा, बिकॉज एनर्जी भी लैम्डा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो। यस सर, समझ गया। सब लोग समझ गए, तो फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, फिर अपन इसको हटाते हैं। अब अपन चेक करते हैं, अपन ने लाइट के बारे में चेक कर लिया कि भाई देखो विप गियर में किसका एनर्जी ज्यादा है, किसका एनर्जी कम है, और कौन सा रीजन है जो हमें नहीं दिखेगा, वो अपन को पता चल गया। कौन सा रीजन है जो अपन को दिखेगा? अगर 400 to 700। हाँ, कौन सा मतलब कितना वेवलेंथ आएगा तो अपन आईज से उसे देख सकते हैं, और कितना वेवलेंथ अपन नहीं देख सकते वो अपन को पता चल गया। अब अपन बात करते हैं लाइट के बारे में थोड़ा और। ये सारे पार्ट मतलब ऐसे हैं कि जिससे क्वेश्चन शायद कभी पूछ ले। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसमें अगर बनेंगे तो शायद मेंस वगैरह में कोई अपन से क्वेश्चन शायद पूछ ले, वरना अब तक जो अपन ने लाइट के बारे में पढ़ा वो सिर्फ इसलिए कि हम बाकी आगे चीजें पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पहले थोड़ा सा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की। तो अब अपन बात करने वाले एक्सपेरिमेंट्स की। तो अपन बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। ठीक है, अपन बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करेंगे तो अपन कहेंगे देखो भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब क्या, ब्लैक बॉडी मतलब क्या। तो अपन क्या कहेंगे, देखो अगर मान लेते हैं अपन कि जैसे ठीक है, अपन ये बोल देते हैं कि भाई मेरी टी शर्ट आपको रेड दिख रही है, तो बल्ब से तो व्हाइट लाइट आ रहा है,
because any light which have all 7 colors will give, that is called a white light. वो हमारी टी शर्ट पे तो व्हाइट लाइट फॉल हो रही है, बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए, रेड इमिट हुआ तो हमको दिखा। अगर सारे कलर इमिट हो जाते तो व्हाइट दिखता। अगर कोई भी कलर इमिट नहीं होता तो ब्लैक दिखता। तो अगर मान लो ये ब्लैक दिखने का रीजन है कि इस पर जो व्हाइट लाइट फॉल हो रहा है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जा रहा है, कुछ भी इमिट नहीं हो रहा है। तो अगर अपने पास ये मार्कर है ऐसे, इधर वाला तो व्हाइट दिख रहा है, तो अपन कहेंगे इसको भी पेंट कर दो ब्लैक से, ये भी ब्लैक बॉडी बन गया पूरा। सर एब्जॉर्ब होके एनर्जी किधर जाती है? क्या मतलब अगर लाइट एब्जॉर्ब हो गई तो लाइट भी एनर्जी है ना, तो जाती किधर अगर एब्जॉर्ब हो जाता है तो तुझे गर्मी नहीं लगती जब लाइट में, तो ज्यादा गर्मी में धूप में जाता है तो? ओ हाँ, ओके समझ गया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ब्लैक पेंटेड हो या ब्लैक हो, उसका प्रॉपर्टी होगा वो सारे लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेगा, और अगर अपन उसे हीट करेंगे तो वो सारे रेडिएशन एमिट भी करेगा, पूरा वेबगियर। तो ब्लैक बॉडीज वो होते हैं जो सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करते हैं जो भी उस पर फॉल हो रहे हैं, या फिर जब अपन उसे हीट करेंगे जब, तो सारे रेडिएशन एमिट भी करेगा। तो अपन कहेंगे अच्छा रेडिएशन इमिट करेगा तो विजिबल रीजन के रेंज के बाहर भी इमिट करेगा, हाँ तब भी करता होगा, एनर्जी बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है यूवी आएगा, एक्सरेज आएगा, लाइक दैट आना चाहिए। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब है ब्लैक बॉडीज आर दोज बॉडीज व्हिच कैन इमिट और एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस फॉलिंग ऑन देम, राइट? तो उनको कहेंगे अपन ब्लैक बॉडीज। सो वी विल से दैट the substance or body which emit all radiations, which absorb लिखते हैं पहले क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, all radiations falling on it, जो भी रेडिएशन उस पर फॉल कर रहे होंगे ना उस सभी को क्या कर लेगा, falling on it, and can emit all radiations when heated. तो उनको कहते हैं अपन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और जितना ज्यादा अपन हीट करेंगे, मतलब अगर अपन हीट करेंगे किसी ब्लैक बॉडी को, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एनर्जी बढ़नी चाहिए। अगर उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ को छोटा हो जाना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब ब्लैक बॉडीज में, हाँ बोलो। मतलब जैसे कोल को गर्म करते तो ब्लैक से रेड होता रहता है, वैसे टाइप का ब्लैक बॉडी? बिल्कुल उसी टाइप से बात कर रहे हैं अपन। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, उसको भी गर्म करेंगे तो उसमें भी कार्बन है, लेकिन बाद में मतलब ये उतना डिटेल में अपन को नहीं पढ़ना है, हमें तो थोड़ा सा पढ़ना है क्योंकि दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय बहुत सारे साइंटिस्ट ने, पूरा एक बुक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। हमें थोड़ी उतना पढ़ना, हमें तो बस छोटा सा पोर्शन जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि ब्लैक बॉडीज में क्या हो रहा था और हमें क्या चाहिए, बस उतना ही चाहिए था। तो अब एक बार था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में कि जब हम किसी बॉडीज को हीट कर रहे थे, तो अकॉर्डिंग टू अपन ऐसे लिख लेते हैं कि भाई किसने क्या एक्सप्लेन किया। तो रेगलेस एंड जीन्स, तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के नाम है वो, तो रेगले एंड जीन्स। व्हाइट बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा।
कौन सा? मोड सर मतलब जूम हो गया है पूरा। जूम हो गया है, अच्छा कोई बात नहीं, कैमरा स्विच हो गया। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा उसे, कर दूंगा। वो कुछ होगा ना गड़बड़ तो मैं कर दूंगा, आप चिंता बिल्कुल मत करो। आप ये देखो, यस सर। ठीक है, अभी दिखेगा। तो अपन कहेंगे बट अकॉर्डिंग टू आर एंड जीन्स दिस, मतलब ये सारा पार्ट होगा ना कैसे एक्सप्लेन किया ना। when a black body is heated, black body is heated, they observed। अब हो क्या रहा था, उनका ऑब्जर्वेशन था कि जब किसी ब्लैक बॉडी को वो हीट कर रहे थे ना, तो उनको जो ग्राफ मिल रहा था वो इंटेंसिटी, ऐसे ग्राफ बना रहे थे वो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ। अब वो थोड़ा ऐसे ना अगर दिखेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो ना जब इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे ना वो, तो अपन सबको पता है ठीक है भाई, इंटेंसिटी मतलब एक तरीके से एनर्जी है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो इंटेंसिटी लिख देता हूं, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ये था। तो जब वो ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे तो उनको हर बार ग्राफ ऐसे मिल रहा था, अगर टेम्परेचर कम है तो ग्राफ इज लाइक दिस, वेवलेंथ का ग्राफ ये 0 है, या 2000 ले लेता हूँ, वेवलेंथ को मैं एंगस्ट्रॉम यूनिट में ले लेता हूँ। तो यहाँ 2000 है, यहाँ 4000 है, यहाँ 5000 है, यहाँ 6000 है, यहाँ ऐसे उनको ग्राफ मिल रहा है। ये टेम्परेचर T1 पे था। जब उन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ग्राफ ऐसे हो गया, टेम्परेचर बढ़ाया तो ऐसे हो गया। तो अब ये मैक्सिमा आने के बाद इधर भाई ठीक है, अपन को एक बात पता है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब एनर्जी, आप इंटेंसिटी बढ़ाओ या एनर्जी बढ़ाओ, एक ही बात है अपने लिए। तो आप एनर्जी बढ़ाओ या इंटेंसिटी बताओ, एक ही बात है अपने लिए। तो मैंने ये मैक्सिमम वाला पार्ट ले लिया, ऐसे मैक्सिमम वाला पार्ट ले लिया। अब अपन क्या कहेंगे कि देखो भाई, पहले तो ये ग्राफ में मुझे ये बताओ कि ये एरिया है क्या। दोनों ही ग्राफ का जो एरिया, जैसे इसके अंदर वाला जो एरिया है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, उस टेम्परेचर पे एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सो एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट द एनर्जी। ठीक है भाई, मान लिया। सो एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट एनर्जी, अंडर ग्राफ और रिप्रेजेंट एनर्जी। अच्छा, तभी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एरिया भी बढ़ गया, रिप्रेजेंट एनर्जी। ठीक है। अब वो क्या कहते हैं भाई, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एनर्जी बढ़ेगी तो एरिया बढ़ेगा। अब हमें एक बार पता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ छोटा होगा। तो वेवलेंथ छोटा हो रहा है क्योंकि अपन को ना देख, T1 पे वेवलेंथ ये था, T2 पे वेवलेंथ ये आ गया, तो वेवलेंथ उधर 0 की तरफ जा रहा है, मतलब वेवलेंथ छोटा हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, वेवलेंथ क्या होना चाहिए, छोटे होने चाहिए, वो छोटे हो रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो बाकी साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन भी था, स्टीफन भी था, उनके बहुत सारी चीजें हैं, मतलब उससे मतलब नहीं है। बट हमारे हिसाब से ग्राफ कुछ और आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई एक बात बताओ, आप टेम्परेचर इंटेंसिटी बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, वेवलेंथ छोटा होता जा रहा, होता जा रहा, ये इसके बाद नीचे क्यों बता रहे हो आप? क्योंकि इसके बाद अगर वेवलेंथ छोटा, आप यहां पर वेवलेंथ को क्या बता रहे हो कि वेवलेंथ छोटा हो रहा है, इंटेंसिटी कम हो रही है, तो गलत है ग्राफ। अपन क्या कहेंगे भाई, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप यहां मैक्सिमम पॉइंट तक अगर बात कर रहे हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने में। अगर आप मैक्सिमम की बात कर रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने में। आप क्या कर रहे हो, मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, वेवलेंथ छोटा हो रहा है, इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं मतलब एनर्जी बढ़ा रहा हूं, एनर्जी बढ़ाऊंगा वेवलेंथ छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, मैक्सिमम पे आ गया। उसके बाद कम क्यों हो रहा है भाई? हमारे हिसाब से तो ये था कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, एनर्जी बढ़ाते जाओगे, वेवलेंथ तो छोटा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, ऐसे आना चाहिए ग्राफ, ऐसे नीचे नहीं आना चाहिए। सो दैट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ रही थी इनिशियली, वो तो ठीक है भाई, इनिशियली वेवलेंथ कम रहा होगा, वेवलेंथ ज्यादा रहा होगा क्योंकि एनर्जी कम हो रही थी।
लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ आप छोटा भी कर रहे हो। ऐसे आपने बताया यहाँ मैक्सिमा इधर आ रहा है, आपका मैक्सिमा यहाँ आ रहा है, लेकिन ग्राफ में इधर वाला पॉइंट अपन को ठीक नहीं लग रहा था कि वो ग्राफ वहां तक, इस वाले पार्ट को आप हटाओ। अच्छा, इस वाले पार्ट को उनको क्या लगा कि अपन वेवलेंथ क्या कर रहे हैं, कि अपन वेवलेंथ को क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं एनर्जी बढ़ा के। तो मैक्सिमा आने के बाद उनने बना लिया कि भाई चलो अच्छा 0 से उसको ज्वाइन कर देता है। बाद में यही चीज बोल्ट्जमैन और स्टीफन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि देख भाई ये ग्राफ कभी ऐसे नहीं आएगा, ये ग्राफ ऊपर ही चलता जाएगा। रीजन, क्योंकि जैसे जैसे वेवलेंथ छोटा होगा इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, ग्राफ ऐसे नहीं आना चाहिए। बट हमें यही बताया गया, तो दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन रेगलेस एंड जीन्स। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपन को कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है इसमें। अपन को मैक्सिमम पूछेंगे तो डेफिनेशन से पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे। तो अपन कहेंगे लेकिन ये वाले पार्ट को प्लैंक ने एक्सप्लेन किया। ये वाले पार्ट को क्या किया प्लैंक ने, थोड़ा सा उसने कहा कि इसमें पता क्या है, ये ऐसा हो इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी बॉडी सभी टाइप के रेडिएशन एमिट नहीं कर सकती। भाई कोई भी बॉडी ऐसा विब्ग्योर नहीं बना सकती, चाहे आप किसी भी बॉडी को हीट करो उसको विब्ग्योर नहीं बनाना चाहिए। तो उसने कहा फिर ये क्या है, तो अपन कहेंगे, उसने कहा प्लैंक ने कि अगर किसी भी सब्सटेंस को अपन हीट करेंगे ना, तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका एनर्जी बढ़ेगा, तो वेवलेंथ छोटा होगा। तो उसने कहा कभी भी कोई भी बॉडी ऐसे कलर नहीं देता अपन को कि एनर्जी कम है तो रेड आ गया, जैसे अपन लिखते ना विब्ग्योर। वो कहता है ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी बॉडी को हीट करूंगा तो पहले वो रेड दिखेगा, फिर ऑरेंज दिखेगा, फिर येलो हो जाएगा, फिर ग्रीन हो जाएगा, फिर ब्लू हो जाएगा, फिर इंडिगो होगा, फिर वायलेट हो जाएगा, फिर दिखना बंद हो जाएगा। वो कहता है ऐसा कभी नहीं होता। तो अपन ने कहा भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो प्लैंक ने वो आइडिया यूज किया एटम्स वाला कि भाई हर एक मैटर तो एटम से बना होता है। तो अपन ने एटम के लिए इसको पढ़ रहे हैं अपन। तो उसने क्या कहा, अपन को एक बात पता था कि भाई एटम में तो फिक्स्ड एनर्जीज होती हैं शेल्स की। अगर फिक्स्ड एनर्जी होती है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, यहां पर इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वहां के रेडिएशन कहां से आएंगे। तो चलो देखते हैं इसी पार्ट को प्लैंक ने अपन को क्या बताया और अपन एक्सप्लेन करते हैं। दिस कंसेप्ट, बोलो। लेकिन जो चीजें लाइट एमिट करते हैं वो तो पूरा विब्ग्योर एमिट करते हैं ना। लाइट की बात कर रहे हो, मैं तो सब्सटेंस की बात कर रहा हूं। हम तो मैटर की लेकिन सन वगैरह वो तो सब्सटेंस ही है ना, लेकिन वो लाइट एमिट करते हैं ना। हाँ तो व्हाइट लाइट एमिट करते हैं ना, वो व्हाइट लाइट एमिट करते हैं ना, वो सब्सटेंस थोड़ी हुआ, वो तो एनर्जी हुआ ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी हुआ ना, रेडिएशंस हुआ ना। वो तो फिर अपन ऐसे भी कहेंगे बल्ब हमने ऑन किया उससे व्हाइट लाइट क्यों आ रहा है सर। अभी देखते हैं ना अपन कैसे, मैं बताऊंगा आपको कैसे। मैं एग्जांपल भी तो लेने वाला हूं। अभी तो मैं ऐसे डेली लाइफ के एग्जांपल लेने वाला हूं, आप चिंता मत करो। मैं अभी मतलब उसमें डेली लाइफ के एग्जांपल पे ही आने वाला हूं, क्योंकि अपन तो ये कोई पूछने वाला थोड़ी है। वो तो मैं आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस बढ़े, हाँ हाँ पता है हमको ऐसा होता है, वो करने के लिए ये सब कर रहा हूं मैं। सो इसमें क्या करेंगे अपन, in this graph R and Jeans is not able to explain why there is decrease in intensity आफ्टर मैक्सिमा। जब ग्राफ में मैक्सिमा आ गया तो उसके बाद इंटेंसिटी क्यों डिक्रीज होती है, विद डिक्रीज इन वेवलेंथ, तो वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए विथ वेवलेंथ, वो इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने इसको मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को काफी पूरा बुक लिख डाला, वो बोल्ट्जमैन और स्टीफन ने। उससे अपन को कोई मतलब नहीं, उन्होंने बुक लिखा, अच्छी बात है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमारे सिलेबस में क्या है जिससे हमें क्वेश्चन आएगा, आप तो बस वो बताओ। सो अपन क्या करेंगे, इट वॉज एक्सप्लेन बाय प्लैंक that the bodies or substance emit or absorb radiations discontinuously. अब अपन एक एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं कि भाई अच्छा बताओ कैसे बता रहे हैं आपके डिसकंटिन्यूअसली है, क्योंकि हमें तो प्लैंक का नाम चाहिए था कि भाई उसने क्या किया। उसने सिर्फ आर और जीन्स का जो ग्राफ था ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो उनसे गलतियां हो रही थी, उसने कहा कि भाई ऐसे होगा। अच्छा अब देखो अपन क्या करें, एक एग्जांपल लेके अपन सबने देखा होगा, मतलब काफी लोगों ने डेली लाइफ में काफी एग्जांपल देखे होते हैं। मेरे पास एक ये आयरन रॉड है, इसको अपन गर्म करते हैं, ठीक है ना। अगर इसको गर्म करोगे तो पहले कैसे दिखेगा ये, ऑन हीटिंग द कलर ऑब्जॉर्ब्ड। जब अपन इसका कलर देखेंगे ना तो पहले ये डल रेड होगा, बाद में फिर ये रेड होगा, और हीट करने पे आप और हीट करोगे तो ये अपन को व्हाइट दिखेगा, ब्राइट ऑरेंज ऐसे दिखेगा। वो कहां गया, विग्योर, अपन लिखेंगे ना विग्योर, पूरा अपन ऐसे लिख लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, अपन को क्या फर्क पड़ेगा, अपन को पता है विग्योर बता रहे हो आप। पहले आपको ये रेड दिखेगा, बाद में ये येलोइश हो जाएगा, और उसके बाद ये ब्लू हो जाएगा, बस। हमें तीन ही कलर दिखे, वो भी डल रेड है, इसको ही मानेंगे अपन तो, रेड, येलो और ब्लू, उसके अलावा कोई कलर नहीं दिखा। तो हमको क्यों नहीं दिखा कलर, भाई पूरा दिखना चाहिए था ना स्पेक्ट्रम अपन को, रेड भी दिखना चाहिए था, फिर ऑरेंज, फिर येलो होना चाहिए, फिर ग्रीन भी दिखना चाहिए अपन को, वो फिर ब्लू और इंडिगो, और फिर बाद में वॉयलेट भी दिखना चाहिए, लेकिन वो ब्लू दिख रहा है ना। तो अपन क्या कहेंगे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी बॉडी सारे के सारे रेडिएशंस इमिट और एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। उसका रीजन है बिकॉज उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जिन रेडिएशन से इफेक्ट होंगे, बस वही रेडिएशन अपन को दिखेंगे, बाकी नहीं दिखने वाले। और सभी एटम्स में अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अलग अलग साइज होती है उनकी, अलग अलग उनका आयनाइजेशन एनर्जीज होता है। तो उसी के बेसिस पे अपन को ये कलर देते हैं, वही डिसाइड करता है कि क्या कलर होंगे when the bodies are heated। सभी कलर्स नहीं दिखते। लेकिन सर अगर वो कोई सोर्स ऑफ लाइट हो तो, सोर्स ऑफ लाइट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो हम उसमें रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, हमने उसको बनाया है। वैसे भाई किसी भी सब्सटेंस को हमने बनाया है स्पार्किंग से, या इलेक्ट्रॉन देके हम उसको इमिट करवा रहे हैं लाइट को, मतलब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशन जनरेट कर रहे हैं। भाई अगर आप कहोगे कि सर बल्ब में भी तो फिलामेंट होता है, हाँ, तो हम इलेक्ट्रॉन इनपुट करके रेडिएशंस बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेडिएशंस बना रहे हैं। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशन, क्योंकि जैसे ही लाइट में अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, मूविंग इलेक्ट्रिक पार्टिकल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो नहीं, इसलिए अपन कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेट अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके साथ। अब वो अभी नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ोगे, पर 10th में बच्चे पढ़ते हैं उतना, मतलब कि उनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा आइडिया होता है। तो इसलिए, और ये मैंने एग्जांपल आयरन का इसलिए लिया कि अपन सबने नहीं देखा होगा, तो रोड साइड पे अपन ने कई बार देखा हुआ है। आप डल उसको हीट करके घर में ही देख लेना, कोई आपके पास आयरन का कुछ हो यूटेंसिल्स, घर में गैस को गर्म करके देख लेना यार, सारे क्या क्या कलर आते हैं उसमें, उतना आ जाएगा, आपको दिख जाएगा, राइट। तो सारे कलर्स नहीं आते। तो अल्टीमेटली अपन को प्लैंक ने क्या बताया कि देख भाई, कोई भी बॉडी ना जो एमिट करता है ना रेडिएशन, या एब्जॉर्ब करेगा ना रेडिएशन, कोई भी बॉडी, तो वो कंटिन्यूअसली नहीं करता। कंटिन्यूअस मतलब रेड, ये ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ऐसे नहीं करता, और बाद में दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद अगर एनर्जी बढ़ाएंगे तो अब नहीं दिखेगा आपको।
तो उसने कहा एक पर्टिकुलर मतलब रेडिएशन, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन से एक बार में इमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ, वो भी डिसकंटिन्यूअस, मतलब ऐसे पैकेट्स के फॉर्म में, एक पैकेट ले लिया, दूसरा पैकेट ले लिया, ऐसे कंटिन्यूअसली फॉल नहीं होता। हमको लगता है कि सनलाइट हम पे फॉल कर रहा है कंटिन्यूअसली, वो कंटिन्यूअस नहीं होता, दैट इज इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। हम पहले एक पैकेट देता है हमको, फिर दूसरा पैकेट देता है, फिर थर्ड पैकेट देता है। इवन द लाइट फ्रॉम द बल्ब, वो भी अपन को पैकेट के फॉर्म में देता है, और देता क्या है, मारता है अपन को पैकेट। तभी तो अपन कहते हैं ना बल्ब के पास जाके ऐसे हाथ करो, गर्म हो जाएगा थोड़ी देर में। क्यों गर्म हो गया? क्योंकि वो जो फ्रीक्वेंसी के पैकेट्स थे ना, वो हर एक एक पैकेट अपने हाथ में मार रहा था, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो पैकेट आके उनकी काइनेटिक एनर्जी इधर हिट करके किसमें कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल। तो लाइट is not continuous, it is in form of packets, it is in form of quanta। तो अभी तो क्वांटम थ्योरी बना कि लाइट हर एक लाइट जो होता है एक फ्रीक्वेंसी, एक पैकेट्स में होती है लाइट। लाइट ऐसे रेडिएशंस नहीं होते जो मतलब कंटिन्यूअस रेडिएशंस नहीं होते, दे आर इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ये बात अपन को प्लैंक ने एक्सप्लेन किया कि तुम लोग क्या गलती कर रहे हो। फिर बाद में वो मैंने आपको बताया ना, वो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जब अपन को क्वेश्चन नहीं आएगा तो हमें पढ़ना भी नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो अपन पढ़ेंगे। तो प्लैंक के बारे में अपन पढ़ लेते हैं भाई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उसने अपना क्वांटम थ्योरी बना दिया फिर प्लैंक्स में कि भाई देखो, और वो आज भी वैलिड है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। Planck's quantum theory is the bodies in substance and substance emit or absorb and absorb radiations discontinuously in form of पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये पैकेट ऑफ एनर्जी है ना जो, उसको कहते हैं अपन क्वांटा और बंडल्स, है ना, एक्सेट्रा। मतलब जो भी एनर्जी हम किसी लाइट से एब्सॉर्ब करते हैं ना, वो बंडल्स के फॉर्म में होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, एक बंडल एक फ्रीक्वेंसी, और अपन कहते हैं एनर्जी ऑफ ईच बंडल और क्वांटा। एनर्जी ऑफ ईच पैकेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। जो एनर्जी होता है ना, उसमें कितना फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो हमको जोर से हिट करेगा, वो जोर से हिट करेगा अगर हमको, तो ऑब्वियस सी बात है हमको हीट अप ज्यादा करेगा, तो गर्मी अपन को ज्यादा लगेगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो अपन को गर्मी ज्यादा लगेगी। तो एनर्जी ऑफ ईच पैकेट और क्वांटा अपन ने लिखा, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये तो थोड़ी देर पहले बताया था। एनर्जी विल बी इक्वल टू एच न्यू। एच इज प्लैंक कांस्टेंट, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट। ये प्लैंक ने अपना कांस्टेंट दिया, और ये कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स रखा उसने, h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड्स वो वैल्यू था। ये प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू। फ्रीक्वेंसी को अपन वेवलेंथ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अपन को पता है। E इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं दैट इज hc बाय लैम्डा, ये भी लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, फॉर दैट इज इसको 2 लिख लेते हैं अपन, बिकॉज मैंने सिंस वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था। एनर्जी ऑफ दिस इज वन क्वांटा है, दैट इज द एनर्जी ऑफ वन क्वांटा। तो ईच पैकेट लिखा अपन ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज एनर्जी ऑफ ईच पैकेट। तो एनर्जी ऑफ n पैकेट्स, तो अपन क्या करेंगे, एक पैकेट का एनर्जी तो अपन को पता है, मल्टीप्लाई बाय n कर लेते हैं, तो n h न्यू लिख लेते हैं। n इज नंबर ऑफ क्वांटा एब्सॉर्ब बाय द बॉडी और emit by the body, where n is number of। भाई हमें ये गिवन हो सकता है कि भाई देखो, अगर अपन को गिवन है यहाँ पर जैसे फ्रीक्वेंसी गिवन है एक पैकेट का, तो अपन एक पैकेट का एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे।
अगर अपन को फ्रीक्वेंसी गिवन है एक पैकेट का, तो एक पैकेट का एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। 1 मोल के लिए पूछा तो क्या करेंगे? ठीक है, एक पैकेट का एनर्जी पता है, 1 मोल का कितना होगा, एवोगैड्रो नंबर तो मल्टीप्लाई कर दो, 1 मोल का एनर्जी आ जाएगा। तो सर मतलब एवरी एटम या एवरी मॉलिक्यूल को एक एक मतलब एनर्जी का पैकेट हो जाए। बिल्कुल, एवरी मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई किया, एवरी रेडिएशंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द सोर्स वो एक एक पैकेट के फॉर्म में अपनी तरफ फेंकता है, कंटिन्यूस नहीं होता, वो डिसकंटिन्यूस होता है। अच्छा, और एवोगैड्रो नंबर से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि नहीं, मैंने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने तो ये कहा कि अगर मेरे पास एक एनर्जी पता है मुझे एक पैकेट की इतनी होती है, तो बताओ 1 मोल की कितनी होगी? हाँ समझ जाओ, आपकी मर्जी, आप बोलो कि मतलब हाफ मोल की कितनी होगी, तो उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, where n is number of quanta। ठीक है भाई, तो अपन इसमें कैलकुलेशन कर लेंगे, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें एक बात अपन ध्यान रखेंगे, बस वही बात जो हर बार बोलता हूं, जिसमें तुम लोग मुझे परेशान भी करोगे, और वो क्या है, यूनिट वाली बात। तो अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन हमेशा एमकेएस यूनिट में करते हैं, तो अपन ऐसे कर लेते हैं। एनर्जी का एमकेएस यूनिट अपन को पता है जूल होता है, तो ये इसको पहले से नहीं लिखता हूं मैं, एमकेएस यूनिट के कैलकुलेशन ऐसे कर लेते हैं। तो h का वैल्यू तो अपन को पता है भाई, hc/λ क्या लिखना है अपन को, तो h को लिखेंगे अपन कितना है, जूल सेकंड्स में। वेलोसिटी ऑफ लाइट, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो अपन को पता है यहां से। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट तो मैं मीटर पर सेकंड लिखने वाला हूं, और लैम्डा को मैं मीटर्स में लेने वाला हूं। ऑटोमेटिकली अपने पास जूल्स आ गया। ये सारे के सारे एमकेएस यूनिट है, मैंने आपको बताया था जूल्स इज एमकेएस यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, जूल्स इज एमकेएस यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ठीक है, अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस आप गड़बड़ ना करो कुछ भी, आपको सारा कन्वर्जन पता है, ये वैल्यू कब लेना है वो सारे पार्ट आपको पता है। अपन इसमें क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट टाइम, और क्वेश्चन के अलावा अपन इसमें फिर आगे भी अपन पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन इसमें अपन को क्वेश्चंस काफी सारे कर लेने चाहिए, मतलब थोड़ा सा अलग अलग टाइप से अगर क्वेश्चन थोड़े कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, लेकिन अभी आपके लिए होमवर्क फिर भी मेरे पास है, आपके लिए होमवर्क मेरे पास फिर भी है DPP3। हम लोगों को दिया है क्या DPP3? तुम लोगों को हार्ड कॉपी मिल गया होगा ना, हार्ड कॉपी मिला तुमको? सर हार्ड कॉपी में सिर्फ फिजिक्स का है। नहीं सर, नहीं सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो जैसे मैंने स्कैन कॉपी वो भेजा था ना तुमको, DPP 1 और 2, यस सर, वैसे 3 भी भेज देंगे। ओके सर, ठीक है ना, चलो सर लेक्चर कब तक अपलोड होगा?